विस्तार से। इजरायली सेना एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमास पर हमला कर रही है। ये हमले हमास पर कहर बनते जा रही हैं। बीते दिनों हमले में हमास नेता का नाम ओसामा तवाश की मौत हो गई थी, तो वहीं रविवार सुबह एक बार फिर इजरायल ने बड़ा हमला किया है। इजरायल की एयर स्ट्राइक में हमास के नेता सलाह अल वर्दाविल की मौत हुई है। हमास ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि खान यूनुस ने 1959 में जन्मा सलाह अल वर्दाविल हमास का सीनियर मेंबर था। 2021 में आंदोलन के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था और वह गाजा में हमास के क्षेत्रीय पोलित ब्यूरो का भी हिस्सा था। 2006 में वर्दाविल ने हमास की परिवर्तन और सुधार सूची में उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद में एक सीट जीती थी। 1993 में इजरायल की तरफ से हिरासत में लिया गया था। हमास के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल वर्दाविल की मौत हो गई है। हमास ने अपने बयान में इजरायल पर वर्दाविल की हत्या का आरोप लगाया। हमास ने कहा कि वर्दाविल पर जब हमला किया गया तो वह अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना कर रहा था। इजरायली मिसाइल ने उनके टेंट शेल्टर पर हमला किया। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार कहा कि युद्ध का मुख्य उद्देश्य हमास को एक सैन्य और शासक इकाई के रूप में नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि नए अभियान का उद्देश्य समूह को शेष बंधकों को छोड़ने के लिए मजबूर करना है। इजरायल ने गाजा में अपना अभियान 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के आसपास के इजरायली समुदायों पर हमास के विनाशकारी हमले के बाद शुरू किया, जिसमें इजरायली गणना के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद इजरायल ने अब जमीनी हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले इजरायली सेना के हवाई हमलों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने गाजा के लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह अंतिम चेतावनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाह आप मान लीजिए, बंधकों को लौटा दो और हमास को जड़ से उखाड़ दो। ऐसा करने पर आपके लिए दूसरे विकल्प खुल जाएंगे। वहीं मंगलवार को इजरायल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू किए, जिसमें हमास पर 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौते को छोड़ने का आरोप लगाया गया। नए हमले ने क्षेत्र में लगभग 2 महीने के चल रहे शांति समझौते को समाप्त कर दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का प्राथमिक उद्देश्य हमास को एक सैन्य बल रूप में खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ताजा हमलों का उद्देश्य बंधकों को रिहा करने के लिए दबाव डालना है। यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नॉर्डिक देश फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इस ट्रांसफर में 5 से 10 साल तक का समय लग सकता है। यूरोपीय देश जून में होने वाले नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले इस योजना को अमेरिका के सामने पेश करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार नाटो यूरोप और कनाडा से अपने हथियार भंडार को 30% तक बढ़ाने के लिए कहेगा, ताकि अगर अमेरिका एक तरफा नाटो छोड़ दे तो यूरोप को दिक्कत का सामना न करना पड़े। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अपनी रक्षा खर्च और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। यूरोप जिन 5 मुख्य क्षेत्रों में खुद को मजबूत करना चाहता है, उनमें एयर डिफेंस सिस्टम, डीप फायर कैपेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम और ग्राउंड मिलिट्री एक्सरसाइज शामिल है। फिलहाल अमेरिका नाटो के सालाना $3.5 अरब के खर्च में 15.8% का हिस्सा देता है। पूरे यूरोप में अमेरिका के 80,000 से 1 लाख सैनिक तैनात हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यूरोपीय क्षमताओं को अमेरिका के लेवल तक लेकर जाने में लगभग 5 से 10 साल का एक्स्ट्रा खर्च लगेगा। हालांकि कुछ अधिकारियों को लगता है कि ट्रंप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और उनका नाटो गठबंधन में बड़ा बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका और यूएसएसआर वर्तमान रूस के बीच कोल्ड वॉर 1947 से 91 के बाद से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप नाटो गठबंधन को समय और धन की बर्बादी समझते हैं। अगर अमेरिका नाटो छोड़ देता है तो यूरोपीय देशों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए
डिफेंस पर कम से कम 3% खर्च करना होगा। उन्हें गोला बारूद, ट्रांसपोर्ट, ईंधन भरने वाले विमान, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उपग्रह और ड्रोन की कमी को पाटना होगा, जो फिलहाल अमेरिका की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। और आपको बता दें कि यूके और फ्रांस जैसे नाटो सदस्य देशों के पास 500 एटमी हथियार हैं, जबकि अकेले रूस के पास 6000 हैं। अगर अमेरिका नाटो से बाहर चला गया तो गठबंधन को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से आकार देना होगा। ट्रंप की तरफ से हाल के दिनों उठाए गए कदमों की वजह से यूरोप अमेरिका पर सुरक्षा निर्भरता कम करना चाहता है। ट्रंप कई बार अमेरिका को नाटो से अलग करने की बात कह चुके हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के बाद 3 मार्च को लंदन में यूरोपीय देशों की समिट में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने यूरोप को तत्काल हथियार बंद करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें डिफेंस निवेश बढ़ाना होगा, यह यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमें फिलहाल सबसे खराब हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि रूस समेत अन्य खतरों के मद्देनजर यूरोप को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ानी होगी। उन्होंने इस योजना को रेडीनेस 2030 नाम दिया। यूरोपीय देश लगातार अमेरिका पर अपनी सुरक्षा निर्भरता कम करने के लिए कदम उठा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ज्वाइंट यूरोपियन आर्मी बनाने की शुरुआत हो सकती है। कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में एक साझा यूरोपीय सेना बनाने पर लगातार चर्चा होती रही है। 1953 से 1961 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे आइजनहावर ने इसके लिए यूरोपीय देशों को भी मना लिया था, लेकिन जब फ्रांस की संसद ने इस पर रोक लगा दी थी। 1990 के दशक में यूरोपीय यूनियन के गठन के बाद एक बार फिर से साझा यूरोपीय सेना के विचार पेश किया गया था, लेकिन अमेरिका के विरोध और यूरोपीय देशों की नाटो के लिए प्रतिबद्धता की वजह से इससे समर्थन नहीं मिला। वहीं दिसंबर 1998 में फ्रांस के सेंट मालो में फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने यूरोपीय फोर्स बनाने पर सहमति जाहिर की थी, लेकिन यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉच में तो बात करेंगे तुर्की की। तुर्की में विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर इकरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद तुर्की की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हो रही हैं। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 350 लोगों को हिरासत में लिया है। इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में हालात बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्तांबुल और अन्य शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए रबर की गोलियां और मिर्च गैस का इस्तेमाल किया। राजधानी अंकारा, इजमिर और कई अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सरकार ने स्थिति को काबू में रखने के लिए 4 दिनों तक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर उतरे। बता दें कि राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की सरकार ने इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता देने के आरोप लगाए हैं। वहीं सीएचपी के एक प्रभावशाली नेता है और 2019 में इस्तांबुल के मेयर का चुनाव जीतकर एर्दोगन की पार्टी एकेपी को तगड़ी चुनौती दी थी। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन के संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। उधर राष्ट्रपति एर्दोगन ने इन प्रदर्शनों की निंदा की और कहा है कि सरकार किसी भी तरह की तोड़फोड़ या सड़क पर आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कई राजनेताओं, पत्रकारों और व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 343 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें इमामोग्लू के समर्थक और सीएचपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं सीएचपी के नेता ओजगुर ओतसेल ने इस्तांबुल में नगर निगम भवन के बाहर एक और रैली का आयोजन किया है और पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने प्रदर्शन पर लगे प्रतिबंध को 4 और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इस्तांबुल के प्रांतीय गवर्नर, जो एर्दोगन के समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने शहर को अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले सभी पुलों को बंद करने का आदेश दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीएचपी ने इमामोग्लू को 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने उनके समर्थन में एक प्रतीकात्मक चुनाव कराने की घोषणा की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने उन्हें और भी मजबूत विपक्षी नेता बना दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की की राजनीति में यह घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है।
हवाई के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी किलाउआ ने एक हफ्ते के लंबे ठहराव के बाद अब बुधवार को फिर से लावा उगलना शुरू कर दिया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किलाउआ ने हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क के शिखर काल्डेरा से स्थानीय समयानुसार सुबह 9:26 पर लावा छोड़ना शुरू किया। लावा पार्क के भीतर ही सीमित है और रिहायशी इलाकों के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यह ज्वालामुखी 2020 के बाद छठी बार सक्रिय हुआ है। आपको बता दें कि किलाउआ ने अपनी मौजूदा ज्वालामुखी एक्टिविटी 23 दिसंबर 2024 को शुरू की थी। तब से अब तक यह ज्वालामुखी 1 दर्जन से अधिक बार सक्रिय और निष्क्रिय हो चुका है। सबसे छोटा विस्फोट 13 घंटे तक चला, जबकि सबसे लंबा 8 घंटों तक जारी रहा। हर बार ज्वालामुखी ने काल्डेरा वेंट से आकाश में ऊंचाई तक लावा उगला है, जिससे पार्क के विजिटर्स के लिए एक रोमांचक दृश्य बन गया है। यह किलाउआ के शिखर पर 2020 के बाद दर्ज किया गया छठा विस्फोट है। इससे पहले यह ज्वालामुखी जून और सितंबर 2024 में भी सक्रिय हुआ था। आपको ये भी बता दें कि हवाई वोल्केनो नेशनल पार्क दुनिया के 2 सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों को किलाउआ और मौना लोआ के शिखरों को जोड़ता है। यह पार्क हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित है, जो होनोलुलु से लगभग 320 किलोमीटर यानी कि 200 मील दक्षिण में है। के न्यू मैक्सिको राज्य के लास क्रूसेस शहर में एक पार्क में हुई गोलीबारी होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार यह घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे यंग पार्क में हुई, जो एक संगीत और मनोरंजन स्थल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश भी कर रही है। पुलिस ने आम जनता से घटना के वीडियो और सुराग साझा करने की भी अपील की है। वहीं गोलीबारी की घटना में घायल सभी लोगों को लास क्रूसेस के 3 स्थानीय अस्पतालों और यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ऑफ एल पासो में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज भी किया जा रहा है। मेमोरियल मेडिकल सेंटर के प्रवक्ता एंड्रयू कमिंस के अनुसार 6 घायलों को एम्बुलेंस और निजी कार से लास क्रूसेस स्थित मेमोरियल मेडिकल सेंटर लाया गया, जिनमें से 5 को एल पासो भेजा गया है। लास क्रूसेस की सिटी काउंसलर और मेयर प्रोटम जोहाना बैंकोमो ने घटना पर दुख जताया है। वहीं लास क्रूसेस पुलिस के साथ न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस, डोना एना काउंटी शेरिफ ऑफिस, FBI और ATF एजेंसी इस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पार्क के आसपास का इलाका बंद कर दिया गया है। लास क्रूसेस शहर चिहुआहुआन रेगिस्तान के किनारे और रियो ग्रांडे नदी के पास मौजूद है। यह अमेरिका मैक्सिको सीमा से करीब 66 किलोमीटर उत्तर में है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास घटना से संबंधित कोई जानकारी हो तो उसे तुरंत पुलिस के साथ साझा करें। तो फिलहाल वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉच में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।